नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज के इस विशेष शो में हम बात करने जा रहे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, वहीं पर सारे विरोधी दल अब एक मंच पर इकट्ठा होकर मोदी विरोध शुरू कर चुके हैं। एक महागठबंधन की बात हो रही है जिसमें तमाम विपक्षी दल एक साथ मंच पर आकर मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। लेकिन असल में जो विरोधी दल इस मंच पर आए हैं, क्या वो सभी एक ही विचारधारा के हैं या उनकी विचारधारा अब एक हो गई है और वो विचारधारा है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार को सत्ता से दूर कर कर सत्ता हासिल कर दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होता है तो जो महागठबंधन है उसका नेता कौन होगा, उसका संयोजक कौन होगा, और महागठबंधन अगर इतनी सीटें जीत लेता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इन सभी मसलों को लेकर पटना में एक बैठक हो चुकी है लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। इसमें इस पूरी बारात का दूल्हा कौन होगा, इस पर मंथन किया जाएगा और आज के इस विशेष प्रोग्राम में भी हम इसी मसले पर मंथन करेंगे कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल। शुरुआत करते हैं इस विशेष रिपोर्ट के साथ। बिहार के पटना में ऐसी सियासी पटकथा लिखी गई है जिसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। पहले इस पटकथा के पहले पन्ने की कहानी सुनाते हैं, फिर परत दर परत अब तक की पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष से एकजुट होने की वकालत कर दी, तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इजहार इश्क की नसीहत दे डाली। मुझे समझ है अपनी पार्टी में जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं। फिर क्या था, नीतीश कुमार निकल पड़े सियासी आई लव यू बोलने। सियासी इश्क के इजहार के लिए नीतीश कुमार कभी दिल्ली गए, कभी मुंबई गए, कभी लखनऊ तो कभी कोलकाता। उत्तर तो उत्तर, दक्षिण में भी नीतीश बाबू लव लेटर लेकर पहुंचे और बोले, तुम भी मोदी से परेशान, हम भी मोदी से परेशान, आओ ये मिलन की मधुरिम बेला है। अब नहीं मिले तो सियासत की सरजमी पर कहां मिल जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इजहार का दौर शुरू हुआ तो किसी ने इकरार किया और किसी ने इनकार। महीनों की मेहनत के बाद कई दलों की दूरियां घटी और फिर बिहार के पटना में पहली बैठक मुकर्रर की गई। बैठक में 15 दलों के अहम नेता पहुंचे, कई मुख्यमंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्री। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सभी एक सुर में नजर आए। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे।
मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और उस सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। पटना की बैठक में कोई एजेंडा तो तय नहीं हो पाया। हाँ, अगर कुछ हुआ तो वो ये था कि मोदी के विरोध में सभी नेताओं के सुर एक जैसे थे। किसी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का इल्जाम लगाया तो किसी ने संविधान को खत्म करने का। एक चीज हुआ, पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हमारा कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है। हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए। और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल का 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं अपने तमाम यहां पे जो सियासी साथियां हैं, इनका एक आवाज में इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपनी आवाज मिलाई। एक आवाज में इन्होंने कहा कि हमें अपना जमहूरी हक जो है वो मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा एक रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि लोग अपने मुस्तकबिल का खुद मालिक बने। बहरहाल बीजेपी विरोध में बने महागठबंधन की दूसरी बैठक जुलाई को मुकर्रर की गई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बैठक में सभी एजेंडों पर चर्चा हो पाती है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला निकलेगा जिस पर सभी दल राजी हों। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो पटना की इस पहली बैठक में सभी राजनीतिक दल, या यूं कहिए कि मुख्य विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े दल एक साथ दिखाई दिए। हालांकि एनडीए के कुछ ग्रुप थे जो इस बैठक में भी दिखाई नहीं दिए।
अब बात यह है कि ये सभी लोग क्या एक राय बना पाएंगे कि इस ग्रुप को लीड कौन करेगा, इसका संयोजक कौन होगा। इस मंथन के बाद क्या ये फैसला हो पाएगा कि अगर ये महागठबंधन चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, और जो इनकी आपसी खींचतान है उससे ये कैसे निपटेंगे। तो इस विषय को लेकर जैसा हमने बताया अब एक मंथन होगा, और इस मंथन के बाद क्या जो महागठबंधन है ये एक मंच पर आकर एक सुर में सुर मिला पाएंगे, जिस तरीके से ये पटना में मिला रहे थे, ये देखना भी बाकी है। पटना की पहली बैठक की तस्वीर उम्मीद से जुदा नजर आई। महागठबंधन की बैठक के बाद सभी दलों के एक सुर में होने का दावा तो किया गया, लेकिन बैठक के अंदर की जो खबर निकल कर आई उसके संकेत महागठबंधन के लिए अच्छे नहीं हैं और विपक्षी एकता के दावे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में चर्चा करने की मांग की, लेकिन इस पर किसी भी दल ने खुलकर नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर कांग्रेस से मदद मांगी, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी पर अरविंद केजरीवाल बिफर पड़े। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस की चुप्पी विपक्षी एकता के लिए बेईमानी है। बैठक के बाद सभी दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बैठक में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के 2 अहम नेता और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद दिखे, जिससे ये तो करीब साफ हो गया कि महागठबंधन में आम आदमी पार्टी का शामिल होना अभी तय नहीं है। इतना ही नहीं, धारा 370 को लेकर भी अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला में बहस हुई, जिसको लेकर विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये कि जब 2024 के एजेंडा बनने से पहले ही विपक्षी दल आपस में भिड़ रहे हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि सभी दलों के बीच आम फॉर्मूले पर सहमति बन पाए। बहरहाल इन पहलुओं को देखते हुए महागठबंधन की राह आसान नहीं लग रही है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सिर्फ मोदी विरोध ही महागठबंधन की राजनीति होगी? महागठबंधन का एजेंडा साफ क्यों नहीं है? विपक्षी दलों की आइडिया ऑफ इंडिया का क्या होगा? क्या सिर्फ तानाशाही के आरोपों से ही नैया पार हो जाएगी? महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? क्या सभी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो पाएगा? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिस पर आम सहमति बन सके? हालांकि सूत्र बताते हैं कि गठबंधन का नाम तय हो गया है। गठबंधन का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है और शिमला की बैठक में महागठबंधन के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महागठबंधन की बारात निकलेगी, लेकिन बारात का दूल्हा कौन होगा ये तय करना अभी बाकी है। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने इशारा किया है कि इस बारात में अगर दूल्हा राहुल गांधी को बनाया जाए तो बारात की रंगत संवर जाएगी। लेकिन क्या बाकी लोग राहुल गांधी को दूल्हा बनाने पर राजी होंगे? और राजी नहीं होए तो क्या राहुल गांधी जो बाकी विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां पर अपनी कांग्रेस की सीटें छोड़कर उनको जितवाने में मदद करेंगे? तो उन राज्यों में कांग्रेस का रोल क्या रह जाएगा, ये भी एक मंथन का विषय है। – 2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष अंगड़ाई ले रही है। केंद्र की सत्ता का सहरा हासिल करने के लिए विपक्षी दलों की बारात भी सज गई है और पटना में बकायदा पहली रस्म अदायगी भी हो गई है। लेकिन इस बारात का दूल्हा कौन होगा, इस बात की चर्चा दूर दूर तक नहीं हो रही है। सभी दल सोच रहे हैं कि दूल्हे पर बात बिगड़ जाए तो अच्छा है, अभी बात ही ना करो। लेकिन पटना की इसी बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक दूल्हे की बात छेड़ दी। इस दूल्हे के बाराती महागठबंधन तो होंगे, लेकिन ये दूल्हा सियासी तौर पर नहीं बल्कि जिंदगी के असली रस्मों रिवाज का हिस्सा है। दरअसल बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की शादी की बात छेड़ दी और कह दिया
बारात तैयार है, बस शादी कर लो। हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। ये बेशक लालू यादव का चिर परिचित अंदाज रहा हो, ये बेशक लालू यादव का मजाकिया लहजा रहा हो, लेकिन जब देश बदलने का दंभ भरने वाली बैठक में ऐसी शिगुफे छेड़े जाएंगे तो सियासत की संगीनियत पर सवाल होंगे ही। और कुछ ऐसे ही सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर ने न सिर्फ महागठबंधन पर हमला बोला, बल्कि नियत पर सवाल भी खड़े किए। महागठबंधन की यह हालत है कि एक सुर में वो बोल नहीं पाए। अगले दिन ही ममता बनर्जी जी ने जाके कांग्रेस के खिलाफ जो आग बबूली हुई है, केजरीवाल जी उसी दिन कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोले। ये ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जहां अलग अलग पार्टियों के भ्रष्ट नेता जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं वो उस मंच पे इकट्ठे हुए। देश इनकी तरफ देखता है तो एक ऐसे भ्रष्ट चेहरों की 15 लोग नजर आते थे अलग अलग राजनीतिक दलों के, तो उसमें कुछ नजर नहीं आता है। न इनके पास नेता है, न नीति है, और नीयत में भी खोट है, और भ्रष्टाचार से दामन खराब है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अलग अलग दलीलें हैं, लेकिन राहुल गांधी शादी कब करेंगे, दूल्हा कब बनेंगे, उनकी दुल्हनिया कौन बनेगी, इसका इंतजार तो पूरे देश को है ही। उससे ज्यादा इस बात का इंतजार है कि महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महागठबंधन को लेकर तमाम विपक्ष इस वक्त एकजुट होता दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना और सोचना इससे थोड़ा अलग है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पटना में जो ये मंथन बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, इनको महज एक फोटो शूट करार दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये विपक्षी दल नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी है, विपक्ष के पास नहीं। 2024 के सियासी संग्राम के लिए एक तरफ जहां महागठबंधन बन रहा है, महागठबंधन के एजेंडे तय हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी चरम पर है। सरकार बनाने को लेकर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष के नेता विपक्षी एकता पर गदगद नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी दलों के एकजुट होने पर खुशी जता रहे हैं। हुड्डा का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ये तो लोग फैसला करेंगे, लेकिन चाहे सत्ता किसी सरकार किसी की बने, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्षी दलों की बैठक को फोटो शूट करार दे रहे हैं। ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ।
मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सभी दलों के भ्रष्ट नेता एकजुट होकर महागठबंधन बना रहे हैं। महागठबंधन की हालत है कि एक सुर में वो बोल नहीं पाए। अगले दिन ही ममता बनर्जी जी ने जाके कांग्रेस के खिलाफ जो आग बबूली हुई है, केजरीवाल जी उसी दिन कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोले। ये ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जहां अलग अलग पार्टियों के भ्रष्ट नेता जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं वो उस मंच पे इकट्ठे हुए। देश इनकी तरफ देखता है तो एक ऐसे भ्रष्ट चेहरों की 15 लोग नजर आते थे अलग अलग राजनीतिक दलों के, तो उसमें कुछ नज़र नहीं आता है। न इनके पास नेता है, न नीति है, और नीयत में भी खोट है, और भ्रष्टाचार से दामन खराब है। वहीं हरियाणा बीजेपी के नेता भी महागठबंधन की बैठक पर करारा हमला बोल रहे हैं। इनका कहना है कि कई पार्टियां गलतफहमी का शिकार हैं और इस महागठबंधन का कोई आधार नहीं है। कुछ पार्टियों को गलतफहमी है कि उन सब के वोट मिल करके ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जनता फैसला करती है कि किस पार्टी को कौन सी नीतियों को अपना समर्थन देना है। और आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ाया है, दुनिया के अंदर जो हमारे नेतृत्व की साख बढ़ी है, भारत का रुतबा बढ़ा है, उसको देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है भारत की जनता तीसरी बार भी उनको आशीर्वाद देगी। देखिए, महागठबंधन का मुझे कोई आधार नजर नहीं आता। महागठबंधन तब सफल होता है अगर कोई बड़ी पार्टी, बड़ी अनुशासित पार्टी होगी, इकट्ठी पार्टी होगी, तब उसके साथ कुछ दूसरी पार्टियां मिलके, मैं समझता हूँ उनका कुछ विषय है। लेकिन यहाँ तो जो बड़ी पार्टी है, तो अगर पूरे देश के हिसाब से लगाओ तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस में तो अपनी इतनी गुटबाजी है कि उनका तो अपने आप में ही कोई मेल मिलाप नहीं है। अभी आपने देखा है कि जब प्रभारी हरियाणा में आए तो वहाँ जिस प्रकार से गुटबाजी सामने आई, हम नारेबाजी जिस प्रकार से, तो ऐसे में जो बड़ा दल है, जब उसमें स्वयं कहीं अनुशासन नाम की चीज नहीं है, तो दूसरों को ऐसे साथ लेके चल सकता है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे अलग हैं, दलीलें अलग हैं, लेकिन देखना ये होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी दलीलें जनता के दिल में उतरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चुनाव जो भी हो, इसमें हमेशा फैसला जनता लेती है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी फैसला जनता ही लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं पर विपक्षियों का महागठबंधन ये आस लगा रहा है कि इस बार ये जो महागठबंधन है ये कमाल कर दिखाएगा। लेकिन इस महागठबंधन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को अगर अपना किला बचाना है तो उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस विशेष रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं।
मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। विपक्ष भी इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने की चाहत में एकजुट होने की पूरी कोशिश में है, लेकिन अब नेतृत्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दलों की नजर 2024 में होने वाले चुनावों पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मुहिम पर लगे हैं, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है इतना आसान नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अध्यादेश पर केजरीवाल अलग नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर। दोनों एक दूसरे पर पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी और सीपीएम एक दूसरे पर हमलावर हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। केरल में लेफ्ट बनाम कांग्रेस चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता फर्क पड़ेगा। महागठबंधन अभी 1 साल पहले हो रहा है, अभी 1 साल होने दीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने जा रहे हैं, तब देखिए क्या फिजा बनती है। अगर सपोज कांग्रेस आ गई 3 राज्यों में वापस, तो कांग्रेस का वर्चस्व होगा। क्या उस वर्चस्व को दूसरी विरोधी पार्टी मानेगी? कतई नहीं मानेगी। ममता ही नहीं मानेगी, केजरीवाल नहीं मानेंगे, केसीआर नहीं मानेंगे, इवन बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं मानेंगे। कहाँ से गठबंधन होगा? पहले भी कई बार ऐसे गठबंधन हो चुके हैं, आज तक तो कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ। चलेगा, साल 6 महीने चलेगा, फिर विपक्ष का लीडर कौन होगा? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो विपक्ष के लीडर पे ही होगा। कांग्रेस का नेतृत्व तो छोड़ देगी? कतई नहीं छोड़ेगी। क्या कांग्रेस के नेतृत्व तो दूसरों को स्वीकार होगा? कतई स्वीकार नहीं होगा। ये सब टाइम पास गठबंधन की बातें चल रही हैं, चुनाव तक है। जब चुनाव आएंगे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी आप देख लीजिए, अभी मीटिंग हुई पटना में और आखिरी दिन केजरीवाल ही निकल गए कि अध्यादेश पे आप सब सहमति दें। कैसे होगा? जब एक छोटे से पॉइंट पर सब लोगों की सहमति नहीं हो रही है तो कहाँ से मसौदा तैयार होगा? आप मीटिंगें करते रहिए। अभी शिमला में मीटिंग नहीं है, अभी जयपुर में है या बेंगलोर में मीटिंग करते रहिए, आपस में मिलते रहिए। मुझे नहीं लगता गठबंधन सफल होगा और गठबंधन बनेगा भी। गठबंधन के बारे में सभी विपक्षी दलों की राय एक ही है, लेकिन जब बात इस गठबंधन का नेतृत्व करने की आती है तो तमाम दलों में अनबन की झलक दिखी जाती है। दरअसल हर पार्टी की अपनी अपनी सियासी ख्वाहिशें हैं। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताती है, वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी विपक्ष की कमान संभालें और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेतृत्व की चाहत किसी से छिपी नहीं है। अब उसके टिकाऊ होने के रास्ते में जाहिर सी बात है कि जो महत्वाकांक्षा है नेताओं की, वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। ममता बनर्जी के अपने राजनीति करने का तरीका है, नीतीश कुमार का अपना तरीका है, अरविंद केजरीवाल का अपना तरीका है, तो इस तरह से बहुत सारे, अखिलेश यादव का अपना तरीका है। तो ये सारे लोग आएंगे इकट्ठे और उसमें वो किस तरह से, लेकिन उन सबको भी समझ में आ गया है कि अगर वो नहीं भी इकट्ठे आएंगे तो फिर भी उनके लिए कोई राजनीति में बहुत ज़्यादा विकल्प बचते नहीं। जिस तरह से अगर वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया है, यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वो पहले नहीं थे, तो और कांग्रेस भी इस बात के लिए लगभग तैयार लगती है। महत्वाकांक्षा, कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि राहुल गांधी की तो लगती ही नहीं है महत्वाकांक्षा। दूसरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अलग अलग नेता हैं, लेकिन इस समय फिलहाल सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है वो जरूर अपने लिए कुछ अवसर देख रहे होंगे, एटलीस्ट दावेदारी तो रख ही सकते हैं। और मुख्यमंत्री वैसे भी वो इतना ज़्यादा रह लिए कि शायद बोर भी हो गए होंगे मुख्यमंत्री रह रहे के। तो एक ये भी विषय है जो रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष एक चेहरे पर सहमति बना पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी दल अपने आपसी मतभेदों को भुला पाएंगे? रोड़ा ये भी है कि सभी दल नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी अपने ही पार्टी के प्रमुख को बनाना चाहते हैं। ऐसे अंतर विरोधों के बीच विपक्षी एकता की राह आसान तो हरगिज नहीं है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो 2024 में शय और मात का खेल अब शुरू हो गया है, यानी चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचानी है तो 10 साल से दूर विपक्ष इस सत्ता को हासिल करने के लिए महागठबंधन का सहारा लेगा। अब महागठबंधन इसमें कामयाब होता है या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाएगी, इसका फैसला हमेशा की तरह हम आप पे छोड़ते हैं, जनता पे छोड़ते हैं, क्योंकि जनता है जो सब कुछ जानती है। इस विशेष शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।